गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि इन दिनों मुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। पीएम मोदी ने उनके पैर छुए और अंबानी जैसे कारोबारी ने उनको अपने घर पर स्वागत किया, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि वो अपहरण कराते हैं, वो हत्या करवाते हैं लोगों का। शंकराचार्य जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप कांग्रेस के हाथ का खिलौना है, कांग्रेस खेल खेलती है और आप खिलौना है उसका। हम खिलौना हैं तो इसको किसी को दिखाना तो चाहिए कि कैसे हाथ आ रहा है कांग्रेस का, कैसे वो हमको खिला रहा है और कैसे हम उसके खिलाने पर खेल रहे हैं। वाराणसी कोर्ट ने आपको भगोड़ा घोषित कर रखा है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। धर्म की रक्षा के लिए हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है और धर्म की रक्षा के लिए मुकदमा होना गौरव की बात है। आपने एलिगेशन लगा दिया कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना चोरी हो गया। गोविंदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि उनको पीतल और सोने का ही नहीं मालूम कि दोनों क्या चीज़ है, फर्क नहीं मालूम। मोदी के नाम पे लोगों ने फुल फ्लेज वोट नहीं किया, आप उसकी वजह? 14 से 19 तक में तो ठीक था, क्योंकि 19 में तो और ज़्यादा मेजोरिटी उनको दिया था लोगों ने। 19 के बाद से शायद उनका जो एटीट्यूड हुआ, जैसे वो कहने लगे कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। और शंकराचार्य जी लगातार चाहे दिल्ली रहें, बॉम्बे रहें या फिर उत्तराखंड, कुछ न कुछ बयान के चलते लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिस पर लगातार विवाद हो रहा है और कुछ इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं। तो आज हम उन कड़वे सवालों के साथ शंकराचार्य से मुखातिब हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अपने व्यवहार जवाब के लिए जाने जाते हैं, आज हमारे साथ वैसे ही संवाद पर बात करेंगे। शंकराचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार अक्सर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि विवाद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, हम तो ऐसा उद्देश्य रख करके कोई बयान देते नहीं हैं और बहुत सारे बयान हम समय समय पर देते रहते हैं। पूछे जाने पर ही बोलते हैं, अपने से तो हम बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन सारे बयान कोई ऐसे वायरल भी नहीं होते हैं। इससे हमको ये अनुमान होता है कि किन्हीं किसी बयान को बढ़ाया जाता है, तो बढ़ जाता है, जो भी उसके पीछे कारण जी। लेकिन आप कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के बंगले पर मिलने जाते हैं और कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अगला सीएम होना चाहिए, इनके साथ विश्वासघात हुआ। अब इस पर जूना अखाड़े के जो महंत हैं वो सवाल खड़ा करते हैं, महंत नारायण गिरी जी, कि ये कोई संत ऐसी बात नहीं कर सकते, आप पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि हम उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए नहीं गए। उद्धव ठाकरे की ओर से हमारे पास प्रार्थना आई थी, आग्रह आया था, बारंबार आग्रह आया था कि वो अपने घर में शंकराचार्य जी के चरण रखवाना चाहते हैं और पादुका का पूजन करना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ परंपरा है। तो उनके भावपूर्ण आग्रह को देखते हुए हमने अनुमति दी और फिर वहाँ पर हम लोग गए। उन्होंने विधि विधान के साथ चरण पादुका की पूजा की। तो उनसे मिलने हम नहीं गए, मुलाकात करने नहीं गए, ये बात साफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नारायण गिरी जी, वो जूना अखाड़े के पदाधिकारी हैं, हमसे बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं। अब उनके जो किसी से प्रेम रखता है तो वो आपस में कह सकता है कि ये बात तुमको नहीं कहनी चाहिए, ये बात तुमको नहीं कहना चाहिए। तो हम समझते हैं कि स्नेह प्रेम के वशीभूत होकर के जो बात उनको ठीक नहीं लगी होगी वो उन्होंने कहा। और हम कोई तानाशाह नहीं हैं कि हम कहें कि अरे ये तुमने क्यों कह दिया। अरे हम तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, तो अगर उन्होंने कहा है तो हम उसको भी सुनते हैं और विचार करते हैं, और यही शोभा है। तो इसलिए उन्होंने कोई दुर्भावना से नहीं कहा, प्रेम से कहा। और मतभेद माने डिफर कर रहे हैं इस मामले में, ये उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने बाकी कोई नाराज़गी नहीं व्यक्त। लेकिन उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन जो महंत नारायण गिरी हैं वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने वाली थी तो वो चले गए। इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर नरेंद्र गिरी को ऐसा लग रहा है, तो वो नारायण गिरी जी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी, तो वो भी कह सकते हैं। जो हमको लगा वो हमने कहा जी, जो उनको लगा वो उन्होंने कहा, इसमें समस्या क्या है? लेकिन शंकराचार्य जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप कांग्रेस के हाथ का खिलौना है, कांग्रेस खेल खेलती है और आप खिलौना है उसके। ठीक है, अब हम खिलौना हैं तो इसको किसी को दिखाना तो चाहिए कि कैसे हाथ आ रहा है कांग्रेस का, कैसे वो हमको खिला रहा है और कैसे हम उसके खिलाने पर खेल रहे हैं। इसको बताना तो होगा। बताने वाले कुछ इस तरह का बताते नहीं।
अभी कोई अगर आए और कुछ ऐसी बात प्रामाणिक रूप से कहे जिससे ये पता चले कि कांग्रेस ने हमको कोई प्रेरणा दी और हम उससे प्रेरित होकर के कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम इसको जवाब दें। कोई भी कुछ भी कह देता है तो उसको हम कैसे जवाब करेंगे। लेकिन गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि जिस वक्त केस चल रहा था आपके ऊपर, सुनवाई चल रही थी, उस वक्त प्रियंका गांधी ने आपके नाम से शंकराचार्य के नाम से संबोधित कर दिया, तो ये कैसे कर दिया? देखिए, जिस समय प्रियंका गांधी ने हमको संबोधन किया, जो पत्र वो दिखा करके बता रहे हैं, उसी समय भाजपा के बड़े बड़े दूसरे नेताओं ने भी हमको पत्र भेजा, क्योंकि हमारा शंकराचार्य के पद पर अभिषेक हुआ था। तो जो भी देश के विशिष्ट और शिष्ट लोग हैं वो शिष्टाचार निभाते हैं कि भाई हम भी सम्मिलित हों। अगर सम्मिलित नहीं हो सके तो पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामना हम भेज दें, ताकि हमको भी व्यवहार बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए, आदि आदि। तो प्रियंका गांधी ने भी भेजा, उसी समय भाजपा के बड़े बहुत सारे नेता आए भी, स्वयं मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं वो भी आए थे, केंद्र के मंत्री प्रहलाद पटेल हैं वो भी आए थे, और भी बहुत से लोग आए। कितने का नाम लें। जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन, उन्होंने भी पत्र लिखा। जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी अनसुईया उइके उस समय, उन्होंने भी पत्र लिखा। तो क्या ये सब लोग हमको शंकराचार्य बना रहे थे? आप ये बताइए कि क्या शंकराचार्य कोई राज्यपाल बनाता है? क्या शंकराचार्य कोई मंत्री प्रधानमंत्री बनाता है? क्या शंकराचार्य विपक्ष के कोई नेता बनाते हैं? कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या हैं? वो तो सांसद भी नहीं है, वो तो किसी पार्टी की सदस्य हैं, महासचिव वगैरह जो कुछ भी होंगी, कोई पद होगा उनका जो भी हो, लेकिन वो कोई संवैधानिक पद पर तो नहीं है। और अगर संवैधानिक पद पर भी हैं तब भी क्या उनको शंकराचार्य बनाने का अधिकार है? जब पत्र भेज रही हैं, उसी समय भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने पत्र भेजे हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो क्या ये पत्र भेजने वाले हमको शंकराचार्य बना रहे थे? और अगर वो नहीं बना रहे थे तो प्रियंका गांधी कैसे बना सकती है? और वो लोग तो पद पर थे, संवैधानिक पदों पर थे। राज्यपाल का नाम हमने लिया, आनंदीबेन पटेल का नाम लिया, वो तो राज्यपाल थी, बड़े प्रदेश की राज्यपाल थी, उसके हाथ में तो संवैधानिक अधिकार थे। अगर बना रहे थे तो उसका बनाना माना जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बनाना माना जाएगा? जी। तो ये ऐसी बात है, यही बात है। अभी आप कह रहे थे ना कि आप कांग्रेस के हाथ के खिलौना हैं। भाजपा के और संवैधानिक पदों पर बैठे इतने बड़े बड़े लोग पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र को दबा दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र को निकाल कर दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये इनको बना रही हैं। अरे जब बना रहे हैं तो सारे ही दिखाओ, सारे ही बना रहे हैं। और जब सारे बना रहे हैं तो बड़े बड़े लोग जब बना रहे हैं जो पदों पर बैठे हुए हैं, तो अगर हमको किसी का मानना ही होगा तो हम उनका मानेंगे कि हम जो किसी पद पर नहीं है उसका मानेंगे? लेकिन गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि इन दिनों मुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। पीएम मोदी ने उनके पैर छुए और अंबानी जैसे कारोबारी ने उनको अपने घर पर स्वागत किया, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि वो अपहरण कराते हैं, वो हत्या करवाते हैं लोगों का, ये उनका एलिगेशन। हाँ तो ठीक है, वो कह रहे हैं फर्जी बाबा, लोग जैसा आप पढ़ के सुना रहे हैं, फर्जी बाबा हमारा नाम, वो लोकप्रिय हो रहे हैं। तो कोई फर्जी कैसे लोकप्रिय हो रहा है? फर्जी को तो लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग तो ओरिजिनल को चाहते हैं। फर्जी का मतलब डुप्लीकेट। तो लोग कैसे फर्जी को पसंद कर रहे हैं? पहले तो अपनी बात खुद ही काट रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं प्रधानमंत्री उनका पैर छू रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या फर्जी का पैर छूता है? प्रधानमंत्री को इतना भी अब विवेक नहीं रह गया, तो आप प्रधानमंत्री को भी विवेकहीन कह रहे हैं। आप अंबानी का नाम ले रहे हैं, अंबानी भी इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं, इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, उनकी भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि रहती है। आप उनकी भी बुद्धि पर सवाल उठा दे रहे हैं कि उनको भी विवेक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर अपहरण का मुकदमा है। तो किसका अपहरण किया उसका नाम भी तो बताना चाहिए कि किस जगह से किस दिन किसका अपहरण किया, फिर उस मामले में क्या हुआ, ये भी तो नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं हत्या कर रहे हैं, तो किसकी हत्या हुई, वो मरे हुए आदमी का नाम तो बताएं, वो भी नहीं बता रहे हैं। तो केवल आरोप, कोरा आरोप, साफ सफ़ेद झूठ आरोप आप किसी के ऊपर लगा दो। हमको तो इस मामले में मीडिया पर आश्चर्य हो रहा है कि सीधे किसी प्रतिष्ठित जगह के ऊपर बैठे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप, सफ़ेद झूठ आरोप लगाया जाता है और मीडिया उसको प्रचारित करती है कि हाँ ऐसा कहा अमुक ने। कम से कम कुछ तो जांच होनी चाहिए, कम से कम उनसे प्रतिप्रश्न तो होना चाहिए कि जिसकी हत्या की उसका नाम बताइए, जिसका अपहरण किया उसका नाम बताइए। ये तो बताते वो, लेकिन ये प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है और इसको बढ़ाया जाता है और आप जैसे पत्रकार फिर भी पूछ लेते हैं।
गोविंदानंद सरस्वती ने कुछ और एलिगेशंस लगाए हैं। हाँ, ठीक है। एलिगेशन उनका है कि वाराणसी कोर्ट ने आपको भगोड़ा घोषित कर रखा है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा है सुनवाई के लिए। देखिए, वाराणसी की कोर्ट में मुकदमा है, वो मुकदमा हत्या का नहीं है, वो मुकदमा अपहरण का नहीं है, वो मुकदमा और किसी धारा का नहीं है, वो मुकदमा है गणेश जी की प्रतिमा के अपमान पर किए गए प्रतिकार का। तो वो प्रतिकार तो हमने किया था, धर्म के लिए लड़ाई हमने लड़ी, और उसमें पुलिस ने हमारे ऊपर और बहुत सारे दूसरे 1000 लोगों के ऊपर आरोप लगाया, वही मुकदमा था। और वो मुकदमा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वापस लिया जा चुका है। जो मुकदमा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वापस लिया जा चुका है, उस मुकदमे के बारे में आपके सामने बात करते हैं। आप लोग पूछते नहीं है कि मुकदमा नंबर क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है, ये भी तो पूछ लो। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुकदमे हमारे ऊपर हुए, वो मुकदमे किस चीज़ के हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है, और धर्म की रक्षा के लिए मुकदमा होना गौरव की बात है, ये शर्म की बात नहीं। लेकिन एक शंकराचार्य के ऊपर किसी संत की तरफ से इस तरह के एलिगेशन, उसके पीछे इंटेंशन भाई सवाल ये है कि शंकराचार्य के ऊपर संत एलिगेशन लगा रहा है, तो उसके एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके एलिगेशन में बल होना चाहिए, तो इंटेंशन प्रमाण होना चाहिए। इंटेंशन क्या है उसका? अब वो तो उसी से पूछिए क्या इंटेंशन है। बिना किसी प्रमाण के ऐसे आरोप जो लगा रहा है, उससे आप नहीं पूछते हो, हमसे आके पूछ रहे हो। हम क्या बताएंगे कि उसका क्या इंटेंशन है? हमारा उसका बातचीत हो रही है क्या? हम उससे जा करके उसका रहस्य पूछेंगे कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है, हमको बताओ। पॉपुलरिटी से जल रहे हैं अब ये हम नहीं जानते हैं, ये तो अनुमान लगाने वाली बात होगी। क्या इंटेंशन है ये तो वही जाने, और क्यों निराधार बातों को मीडिया भी बहुत तेज़ी से दिखा रहा है, ये मीडिया जाने। लेकिन हमारी बात जो है, जब आप हमसे पूछेंगे तो हम अपना बताएंगे कि हाँ ये बात है, वो हम बता रहे हैं। लेकिन आपने एलिगेशन लगा दिया कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना चोरी हो गया। गोविंदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि उनको पीतल और सोने का ही नहीं मालूम कि दोनों क्या चीज़ है, फर्क नहीं मालूम। तो बात ये है कि एक सन्यासी के लिए ये गुण है, वो आरोप नहीं है। एक सन्यासी को सोना पीतल में क्यों भेद पता होना चाहिए? तो ये तो हमारे लिए वो गुण की बात कह रहा है, आरोप कहाँ लगा रहा है। दूसरी बात ये है कि आरोप हमने नहीं लगाया, ये आरोप वहीं के लोगों ने लगाया है, और बहुत दिनों से लगाया हुआ है। वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है, जो वहाँ के पंडा पुजारी हक हकूकधारी हैं उन्होंने लगाया है, वहाँ की जनता ने लगाया है, बारंबार लगाया है, लगाते चले जा रहे हैं, जवाब नहीं हो रहा है। तो ये आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं लगाया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये कहा है कि बहुत दिन से लोग आरोप लगा रहे थे, मीडिया वाले तुम लोग क्यों नहीं उठाते हो ऐसे सवालों को, ये हमने कहा है। हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने लोगों के आरोप को बल दिया है। लेकिन किसी के आरोप को आप बता देना, आपने बता देना बिना साक्ष्य के, बिना आधार के, ये ठीक है? देखिए, आधार के बिना तो हम कुछ बोलते ही नहीं, ये जान लीजिए। हम एक व्यक्ति के रूप में भी नहीं बोलते हैं, 100 करोड़ सनातन धर्मियों की तरफ से बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं, बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। तो बिना आधार के हम बोल देते होंगे कुछ, आप ऐसा सोचते हो? और अगर ऐसा सोचते हो तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसा ना सोचिए। आपके हमारे पास आधार है, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। एक समय था जब देश की मीडिया, जिससे हम इस समय बात कर रहे हैं, उसी मीडिया ने और किसी एक चैनल ने, किसी एक अखबार ने नहीं, सब ने एक कहानी निरंतर कई दिनों तक छापी है कि केदारनाथ मंदिर में लगेगा सोना। बम्बई से कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रक में लद करके चल पड़ा सोना, 230 किलो सोना। गौरीकुंड आ चुका सोना, 18 खच्चरों में लद कर जा रहा है केदारनाथ सोना। अब अमुक अमुक टीमें आई हैं, वो निरीक्षण परीक्षण कर रही हैं। अब वहाँ पर सोने की जड़ाई हो रही है। उसके बाद फिर फोटो और वीडियो दिखाया गया है पूरे देश को कि लकदक हो गया, आंखें फटी खुली रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी, दब्य हो गया, भव्य हो गया, लकदक हो गया। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने और वहाँ की समिति ने मांग किया है कि इतना सारा सोना यहाँ इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए जाएँ उत्तराखंड की सरकार से, वो भी रिपोर्ट हुआ है। और फिर आईटीबीपी के जवानों को वहाँ पर सुरक्षा में तैनात किया गया, कई महीनों तक वो सुरक्षा करते रहे। और जब बाद में वो पट बंद हो गया, 6 महीने पट बंद रहा, और जब खुला, और खुलने के बाद पंडा पुरोहितों ने, वहाँ के जो नित्य दर्शनार्थी हैं, उन्होंने हल्ला मचाया कि यहाँ तो सोना है ही नहीं, ये तो पीतल है। तब जा कर के वहाँ से सुरक्षा हटाई गई है। तो हमारा सवाल ये है कि ये सब प्रमाण नहीं होता है। पूरा भारत का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
और किसी भी रिपोर्टिंग का खंडन कभी कोई समिति का मेंबर या उत्तराखंड की सरकार नहीं करती है। उसको कहानी को जारी रखा जाता है और फिर वीडियो फोटो तक निकाल करके दिखा दिए जाते हैं कि लग तक हो गया, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो उस समय ये सब रिपोर्टों को हम क्या झूठा मान लें? हम क्या ये माने कि आप जो कुछ दिखाते हो झूठा दिखाते हो? हम तो मीडिया पे भरोसा करके चलते हैं। और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य प्रमाण है कि सारी मीडिया ने कवर किया है जिस स्टोरी को, और कई दिनों तक लगातार सीक्वेंस में किया है, उस कहानी को आप अब झुटलाना चाहते हो। आप कहते हो कि सोना लगा ही नहीं, वहाँ तो उतना सोना आया ही नहीं। तो जब जिस समय ये छप रहा था उस समय किसी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर के इसका खंडन क्यों नहीं किया? आप कहते हैं कि बिना प्रमाण के हम कह रहे हैं। क्या होता है प्रमाण दूसरा? और उसके बाद जब ये आवाज़ उठाई गई, उसके बाद जो समिति के मेंबरान हैं उन्होंने, आपकी समिति की जब बैठक हुई तो कहा कि भाई सोना कौन लगाया, कितना लगाया, कहाँ लगाया, क्यों नहीं है अब दिखाई दे रहा, इसका जवाब दीजिए। तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद समिति के मेंबर्स ने लिखित रूप से अपने अध्यक्ष से पूछा कि आप हमको बताइए सब। तो ये भी सब वायरल हुआ है, पत्र भी वायरल हुआ है, हमने सब पढ़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी कमेटी के लोग भी जब आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, और फिर इतना हल्ला मचने के बाद भी आज तक जांच नहीं कराई जा रही है, तो ये सब एविडेंस नहीं होता है, ये सब प्रमाण नहीं होता है। ये सब प्रमाण है और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम बोल रहे हैं। और हम बोल क्या रहे हैं? हम ये थोड़े कह रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि जांच की ज़रूरत है, क्योंकि भ्रम फैल रहा है, भ्रम का निस्तारण होना चाहिए। ये क्या गलत कर रहे हैं हम? लेकिन आपके आरोपों पर जो स्थानीय पंडा हैं, पुजारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये फर्जी बात है, ऐसी ये झूठ बिल्कुल आप बोल रहे हो साफ। पंडा पुजारी वहाँ 200 की संख्या में इकट्ठा होकर के नारा लगा रहे हैं कि जांच कराओ, जांच कराओ, होश में आओ, होश में आओ। वीडियो हैं, आप वहाँ से लोग हमसे बात कर रहे हैं। तो आप ये जो बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। एक दो कोई कह रहा हो सकता है कोई आपके पास संपर्क कर दिया हो, लेकिन मास जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जांच की ज़रूरत है, सोना आया था, गायब हुआ है, ये जांच का विषय है। आपको क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है, किसने गायब? अब वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, ये जो अनास्था उत्पन्न हो रही है, ये दूर होनी चाहिए। आज जो कमेटी है वो भी हमारी कमेटी है, हम अपना मानते हैं उसको। उस कमेटी के ऊपर उंगली उठ रही है। जो उत्तराखंड की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर उंगली उठ रही है कि ये जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये भी मिले हुए होंगे। जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठ रही है कि वो इतने कड़क आदमी हैं, इतना सब हल्ला हो रहा है, क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो सबके ऊपर आंच जा रही है ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच ज़रूरत है, जांच करा करके स्पष्टता कर देनी चाहिए। ये लटकाना ठीक नहीं है। तो कैसे लगता है आपको, कैसे जांच होगी, निष्पक्ष चीज़ें आ भाई अब मांग ही तो कर सकते हैं हम लोग। हम थोड़े अथॉरिटी हैं कि हम जांच कमेटी बैठा दें और जांच शुरू हो जाए। जी, हम तो मांग ही कर सकते हैं, वो मांग कर रहे हैं। एक और आपके बयान पर काफ़ी बवाल हुआ है। वो बयान ये है कि दिल्ली के बुराड़ी में एक केदार धाम मंदिर बन रहा है, आपने कहा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद क्योंकि खुद उसका शिलान्यास करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे, तो आपका इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, हमारी आपत्ति इसलिए है क्योंकि मंदिर बन रहा था। मंदिर बनाने में तो हमें कोई आपत्ति होती नहीं, हम तो सहयोग करते हैं। जो उनका सोशल मीडिया का हैंडल है उस ट्रस्ट का, उस पर लिखा गया शिफ्टिंग केदारनाथ। शब्द जो है वो आपको पढ़कर हम बता रहे हैं, शिफ्टिंग केदारनाथ। फिर कहा गया कि वहीं से शिला आ रही है, फिर कहा गया कि यहीं पे दर्शन करने से पुण्य मिल जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी यही कहा, हमने अखबार में पढ़ा, कि जो लोग वहाँ बूढ़े, बच्चे और अशक्त लोग नहीं जा सकेंगे, यहीं केदारनाथ के दर्शन का फल मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मूल केदारनाथ को यहाँ पे शिफ्ट करने की कहीं ना कहीं इसमें भावना दिखाई गई। तो ये लोगों को पसंद नहीं आई और हम भी इसको नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। जो जहाँ है वहीं पर उनका स्थान है, वहीं पे पहुँचना चाहिए। आपकी आपत्ति नाम को लेकर है? हमारी आपत्ति इस बात पर है कि आप शिफ्टिंग केदारनाथ जैसी चाल चल रहे हो। शिफ्टिंग नहीं हो सकती केदारनाथ। केदारनाथ जहाँ है वहीं रहेंगे। बाकी तो केदारनाथ भगवान का नाम है, उस नाम से कोई मंदिर बनाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत जगह पे केदारनाथ हैं। काशी में हमारे मठ के बगल में केदारनाथ हैं, केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर महादेव। वहाँ गौरी कुंड भी बना हुआ है गंगा के किनारे। हम लोग वहाँ दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन शिफ्टिंग केदारनाथ ये जो शब्द है और इसी तरह की जो दूसरी बातें हैं,
उन सब ने मिलकर के लोगों को परेशान किया और इसीलिए इसका विरोध हुआ। जी, हमने ये देखा अयोध्या में किस तरह से रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आपने खुलकर विरोध किया था। अब अयोध्या में हमने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया, हमने ये कहा कि अधूरे मंदिर में नहीं हो सकती है प्रतिष्ठा। एग्जैक्टली, और उसके प्रतिष्ठा बाद होनी चाहिए जी। हम प्रतिष्ठा के विरोधी नहीं थे, हम ये कह रहे थे कि प्रतिष्ठा का अभी समय नहीं है, जी। मंदिर पूरा निर्मित होने पर होगा। और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई वहाँ। जिस अयोध्या को लेकर इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा था, बीजेपी वहाँ हार गई। आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो बीजेपी से पूछिए। हमने तो उसी समय कहा था कि ये सही कार्य नहीं है और ये सब अनिष्टकारक है, आपकी प्रतिष्ठा को घटाएगा, इसीलिए हारी है बीजेपी। अब हमने जो कहना था उसी समय कह दिया था, अब उसका विश्लेषण तो लोग करते रहेंगे, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि हमने जिस समय कहा, हमारा उद्देश्य था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी को बात को सुन करके वो कहें कि हाँ हाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम बताइए और क्या तरीका है, हम एक इवेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग रास्ता बता देते, वो इवेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार नहीं किया और जो उनको करना था वही किया। तो फिर अब वो जिम्मेदार हैं, हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी इस बार फुल फ्लेज नहीं आ पाई है, 240 पर सिमट गई। तो एक तो क्या वजह देख रहे हैं, दूसरा क्या आपको लगता है कि इसके बाद लोगों की सुनेगी ये पार्टी? अब ये सरकार अब लोगों की सुनेगी क्योंकि फुल फ्लेज मेजोरिटी नहीं है? देखिए, बात यह है कि जो आपकी कार्यशैली है, पिछले सरकार की कार्यशैली, वो ये है कि हम अपने से निर्णय लेते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, तो वो तो अब परिस्थिति रही नहीं। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी कार्यशैली अलग है और परिस्थितियां अलग हैं तो वो कठिनाई होगी। तो जनता ने क्यों नहीं मैंडेट दिया बीजेपी को फुल फ्लेज? अब ये तो जनता से पूछा जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? हम यही देखते हैं कि काल्पनिक जो प्रश्न होते हैं उनमें ये लोग ज़्यादा चले गए और जो व्यावहारिक प्रश्न थे उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जैसे रोजगार का मुद्दा था, जैसे सौमनस्य आदि के मुद्दे थे, उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान आदि, रोजगार आदि, उस पर थोड़ा सा कमजोरी कर दिया। और बाकी जो ऊपर ऊपर के मुद्दे होते हैं कि हम गौरव बढ़ाएंगे, हम ये कर, इस पे ज़्यादा चले गए। तो जब पेट में रोटी होती है तो नारा टेम्पो अच्छा लगता है। मोदी जी गुजरात में जब सीएम रहे, फुल फ्लेज मेजोरिटी में सरकार रही। सेंटर में भी 2014 में फुल फ्लेज, 19 में भी फुल फ्लेज, पहली बार ऐसा हुआ 2024 में फुल फ्लेज सरकार नहीं बनी है। तो मोदी के नाम पे लोगों ने फुल फ्लेज वोट नहीं किया, आप उसकी वजह? हाँ, मोदी के उस एटीट्यूड को लोगों ने नहीं पसंद किया, इसलिए उनको कमज़ोर किया। कौन सा एटीट्यूड? कौन सा एटीट्यूड? जो 14 और 19 में रहा। लोगों को 14 से 19 तक में तो ठीक था, क्योंकि 19 में तो और ज़्यादा मेजोरिटी उनको दिया था लोगों ने। 19 के बाद से शायद उनका जो एटीट्यूड हुआ, जैसे वो कहने लगे कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। कोई भी व्यक्ति जो संसार में आया है, वो तो भगवान श्री राम ने नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, जबकि वो भय प्रकट कृपाला थे। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि आप तो ईश्वर हैं, आप तो ये, स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुख से ऐसा नहीं कहा। तो ये कहने लग गए, तो लोगों को ये लगा कि जब आप भगवान ही हो। अच्छा, दूसरे इनके लोग ये कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही। तो लोगों ने सोचा कि जब आएगा ही तो हम काहे को वोट करें, आएगा तो आ जाओ। तो उसके कारण बहुत से लोग वोट देने नहीं गए। और दूसरी बात एक है कि हमने ये कहा था कि कसाई पार्टी को वोट मत दो। तो जो पार्टियां गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं उनको वोट देना पाप का काम होगा। तो बहुत से लोग ये इसलिए भी नहीं गए कि हम मोदी को देना चाहते थे। मोदी भी गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं और पहले की जो पार्टियां कांग्रेस आदि हैं वो तो कर ही नहीं रही हैं, तो उनको वोट देना नहीं है, तो हम काहे को जाएं। तो वो दूसरी पार्टियों को देना नहीं चाहते थे और इनको भी उनके ख्याल में आ गया, तो उन्होंने भी कहा कि हम देंगे ही नहीं किसी को। तो इसीलिए वोट देने नहीं गए, 2% वोट कम हो गया, उसी में इतना पराजय हो गया। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपका कांग्रेस को लेकर जो स्टैंड है थोड़ा नरम है, रुख नरम है, और लोग कह रहे हैं ये आप आज कह रहे हैं, क्योंकि सत्ता में वो है नहीं, हम उसके खिलाफ क्या बोलेंगे। जो सत्ता में ही नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, कर पता नहीं है, उसके लिए क्या बोलेंगे। जब वो सत्ता में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय का आप पुराना इतिहास निकाल लो। मोदी जी को जितना हमने नहीं कहा उससे ज़्यादा मनमोहन सिंह को सुनाया है। मनमोहन सिंह ने तो हमको मीटिंग में बुलाया था 7 रेसकोर्स पर, अपने प्रधानमंत्री निवास पर, और उसी में हमने उनको सुना दिया था। आप पुराना अखबार निकाल करके देख लीजिए, पुरानी रिपोर्टिंग देख लीजिए। तो हमने उनको भी खूब सुनाया है, जहाँ उनकी गलती थी उनको भी सुनाया गया। तो उस चूँकि 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए अब लोग उस लोगों को ध्यान में नहीं है। लोग तो ज़्यादा पुराना याद नहीं रखते हैं।
अब जब कोई सत्ता में होता है और जब वो कोई कार्य करता है, उसी से तो किसी को परेशानी होती है या नहीं होती है, उसी को ना कहा जाएगा। जब सत्ता में केंद्र में कई सरकार थी, उस समय हमने देश का धार्मिक सबसे बड़ा आंदोलन किया था गंगा के लिए, अविरल निर्मल गंगा का आंदोलन, गंगा सेवा अभियानम के अंतर्गत। उसी आंदोलन के द्वारा गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है। उसी आंदोलन के द्वारा गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2, गंगा एक्शन प्लान जिसको कहते थे राजीव गांधी का, वो निरस्त करवाया गया है, क्योंकि हमने कहा था इसको निरस्त करो, ये सफल नहीं हो रहा है। गंगा नदी घाटी प्राधिकरण नया बनाओ, वो हमारे आंदोलन के कारण उस समय की सरकार ने बनाया था। तो हमने बड़ा आंदोलन किया था और तगड़ा आंदोलन किया था और कड़क शब्द बोले थे और उसका परिणाम निकल करके आया था। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि सरकार कौन है, हमने ये देखा कि अगर सरकार हमारे धर्म के मामले में कहीं कुछ ऐसा कर रही है जिससे हमको पीड़ा हो रही है तो हम आवाज़ उठाएंगे, और हम आवाज़ उठाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो राजनीतिक लोग हैं, उनको राजनीति के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वो वैसे वाले खिलाड़ी हैं जो कबड्डी खेलते हैं, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, या तो हमारी तरफ रहो या तो उस तरफ रहो। उनको ये पता नहीं है कि अंपायर भी कुछ होता है जो दोनों पक्षों को देखता रहता है, और दोनों गड़बड़ी करते हैं तो लाल कार्ड उनको भी, पीला कार्ड उनको भी दिखाता है। तो इस बात का ध्यान उनको होना चाहिए कि सब लोग खेल का हिस्सा नहीं होते, कुछ लोग खेल के बाहर रह करके दोनों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो हम जिस पद पर हैं वो हमारा काम ये है कि हम निष्पक्ष होकर के अपनी बात करें, पक्ष नहीं लेते हैं। यूपी में बीजेपी करारी शिकस्त हुई, और ऐसे समय में जब खुद सीएम योगी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जो है दुहाई देते हैं, ऐसे में हार, जबकि समाजवादी पार्टी 36 सीट आई है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में यूपी के कि इतनी लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी को आ जाए। आप कैसे देखते हैं, ऐसे कैसे? भाई अब ये सब राजनीति के ज़्यादा विषय हैं। हमको तो लोगों ने बताया कि योगी को वहाँ पर कुछ करने ही नहीं दिया गया, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा था कि यहाँ हम लोग संभालेंगे, आप बाहर देखो। तो योगी का उसमें कुछ बनता नहीं है, हार गए तो भी जीत गए तो भी, क्योंकि वो उनको वहाँ मौका नहीं दिया गया था, दूसरे लोग देख रहे थे, चुनाव का संचालन कर रहे थे। इसमें योगी का क्या दोष है? जी, पीएम मोदी ने खुद आपका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, तो अब लगता है कि आपने उनको आशीर्वाद दे दिया कि अब जो कुछ कमियां रही वो ठीक हो गया? तो पहले से भी मन से आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री है, हम उसको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? हम चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो भी हो मजबूत हो, तो हम तो आशीर्वाद देते रहते हैं। अब जहाँ तक वहाँ बम्बई में उनके आने का और प्रणाम करने का और हमारे आशीर्वाद देने का सवाल है, तो वो शिष्टाचार है। देखिए, वो शिष्ट व्यक्ति जो भी होता है, जब सामने कोई पूजनीय पड़ा तो उसके पास जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने, हम जहाँ तक समझते हैं, शिष्टाचार निभाया। वो आए, आ करके उन्होंने एक शिष्टाचार अपना निभा दिया, और हम भी स्वाभाविक है, हम भी शिष्ट ही हैं। तो वो आए थे तो हमने भी उनको दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। जी, तो जाहिर तौर पर शंकराचार्य जी ने बताया कि उनके ऊपर जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, चाहे वो फर्जी बाबा की बात हो, भगोड़ा की बात हो, या फिर हत्या, किडनैपिंग, तमाम एलिगेशंस, शंकराचार्य ने खुलकर जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से गलत इंटेंशन के साथ कहीं ना कहीं प्रचार कर उनकी पॉपुलैरिटी को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और आपने संवाद को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा जी, नारायण।